वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी दोस्त यानी के गुलनाज। दोस्तों, हम हमेशा हमारी पेशकश में जिक्र करते हैं अहमदाबाद के चंद इलाकों की और कहानियों की, जैसा कि आप लोग वाकिफ हैं। हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं न कहीं लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा जारी रखते हैं। कुछ रोज पहले की बात बताऊं, एक व्यक्ति ने हमें सोशल मीडिया के जरिए ढूंढा और हमसे बातचीत किया। बातचीत के दौरान काफी कुछ हमने हमारे बारे में बताया और उन्होंने उनकी कुछ बातें हमारे साथ साझा किया। फिर इस बातचीत का कारवां आगे बढ़ा और अहमदाबाद में आया हुआ ईसनपुर विस्तार, जहां पर हमने दूसरी मीटिंग फिक्स किया। और मैंने वहां पर देखा कि वो लोग बच्चों और महिलाओं को पढ़ाते हैं, और साथ ही में मुझे एक वहाँ की खास बात पता चली कि वो लोग एजुकेशन के साथ साथ ब्लड डोनेशन के लिए भी सेवाएं देते हैं। तो शायद आप भी सोच रहे होंगे कि वो कौन है जिस व्यक्ति से मैंने मुलाकात किया है। चलिए वक्त को जाया ना करते हुए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी बातों पर तवज्जो करते हैं। मेरा नाम गौरांग मिश्रा है। मेरी एज अभी 32 है और मैं विंजोल अहमदाबाद में रहता हूँ। 10 साल में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाला और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग जैसे बड़े होते गए, मैंने एक टाइम पे जाकर एनसीसी ज्वाइन किया जब मैं कॉलेज डेज़ में था। कॉलेज में जाकर जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, तब एनसीसी इसलिए कर रहा था क्योंकि देशभक्ति की एक भावना मेरे अंदर थोड़ी ज़्यादा थी। सब में होती है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में ज़्यादा है। मुझे हमेशा से मेरा सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं, पर मैं डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाया। तो एनसीसी ज्वाइन करके जब कुछ समय हुआ, तब एक एनसीसी के एयरफोर्स के ऑफिसर जो बाहर से यहाँ पे पोस्टिंग जिनका हुआ था, उनकी मदर बीमार थी। और जब उनकी मदर बीमार थी तो उनको एक टाइम पर ब्लड की ज़रूरत पड़ी। और जैसे कि वो बाहर से यहाँ पे उनकी ड्यूटी पर थे, तो उनके यहाँ पे कोई ख़ास रिलेटिव वगैरह नहीं थे। तो मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया कि सर की मदर बीमार हैं, तो उनको ब्लड की ज़रूरत है। तो फिर मैं वहाँ पे उनको ब्लड देने गया, और उनको ब्लड देते देते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ऐसे कितने लोग अहमदाबाद जैसी सिटी में बाहर से अपना इलाज कराने आते होंगे, और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में उनके ट्रीटमेंट के टाइम उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती होगी, तब उनको कितना परेशान होना पड़ता होगा। तो एज ए एनसीसी कैडेट मैंने मेरे ग्रुप के कई लोगों को बुलाया, मेरे एनसीसी यूनिट में से लोगों से बात किया, और मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जो ज़रूरतमंद लोगों को समय पे जाकर ब्लड डोनेट कर सकें। तो 2010 में जब मैं 20 साल का हुआ था, तब मैंने ग्रुप को क्रिएट किया, जिसका नाम हमने रखा था आर्यवर्त द लाइफ सेवर्स। तब से हम लोग रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन करते थे। ब्लड डोनेशन को अपने साथ इसलिए ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं छोटा था, जब 11-12 साल का। तो मेरे वहाँ पे एक अंकल आते थे। वो चाचा जब भी आते थे आगरा से, उनका चप्पल का काम था, और वो हमको फ्री में चप्पल देते थे। वो बुलाते थे कि बेटा आओ चप्पल पहन के जाओ। और जब हम उनके पास चप्पल पहनने जाते थे, तो चप्पल पहनाने का मतलब नई चप्पल वो हमको देते थे, उसी को वो बोलते थे कि बेटा चप्पल पहन के जाओ। और जब भी हम उनके पास जाएं चप्पल लेने के लिए, तो वो हमको एक स्टोरी सुनाते थे कि बेटा आज से कुछ साल पहले, जब हम लोग थे भी नहीं, मतलब कुछ दंगे वगैरह में उनके पेट में कुछ लग गया था, और उस समय मेरे पिताजी ने, मतलब अंकल कहते थे कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे ब्लड डोनेट किया, तो आज उनका खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है। और जैसे मैं हिंदू हूँ, चाचा मुसलमान थे, और उस ब्लड डोनेशन ने उस जो भी हमारे बीच में कभी प्रॉब्लम्स आती हैं नहीं आती हैं, उसको इतना कम करके, इतना एक अपनापन उनसे हमारा था, और हमारा उनको हमसे इतना लगाव था, तो वो चीज़ से मैं ब्लड डोनेशन से ज़्यादा जुड़ पाया। तो दोस्तों, आप लोग जान ही चुके हैं, आज की पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग जी से, जो लोगों को पढ़ाई भी करवा रहे हैं और उसके साथ साथ में ब्लड डोनेशन के काम को जारी रखे हैं। तो चलिए आगे भी हम उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। तो गौरांग जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए आपके ब्लड डोनेशन के काम के बारे में। रेगुलर ब्लड डोनेशन का काम करते रहे, अलग अलग हॉस्पिटल में, जैसे सिविल हॉस्पिटल, एलजी हॉस्पिटल, शारदा बेन हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटल में जाके मेरे ग्रुप से जुड़े हुए लोग ब्लड डोनेट करते रहे। एक समय के बाद जब ब्लड की इंक्वायरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आने लगी, हमने ब्लड डोनेशन कैंप करना चालू किया। फिर हम लोगों ने अहमदाबाद रेड क्रॉस और सिविल कैंसर हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना चालू किए।
आज तक हम लोगों ने 27 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और आज तक हमारे थ्रू पिछले 13 साल में लगभग 4-5 हज़ार लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। ब्लड डोनेशन में एक्चुअली अहमदाबाद को कैपिटल कहा जाता है थैलेसीमिया का, और थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है, किसी व्यक्ति को थैलेसीमिया होता है तो उसे रेगुलर बेसिस पे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जैसे हम कोई व्हीकल चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल जैसे ही डालो फिर कुछ टाइम चलने के बाद ख़त्म हो जाता है, पर ह्यूमन बॉडी में ब्लड अपने आप बनता रहता है। पर जिनको थैलेसीमिया बीमारी है उनका वो ब्लड अपने आप कुछ समय में ख़त्म होता रहता है। ऐसे बच्चों को रेगुलर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जिनको कैंसर है, जिनको किडनी में इशू है, जिनका लीवर का है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ केसेस हैं जैसे एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिसमें भी अचानक ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखा है जिसमें 200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं अहमदाबाद के, और उसमें इंक्वायरी आती है तो जो भी अवेलेबल होता है वो जाके हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करके आता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। दोस्तों, आज की खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं गौरांग जी से। कुछ अरसे पहले उन्होंने शुरुआत किया था ब्लड डोनेशन सेवा की, और कुछ साल बाद उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को पढ़ाई देने की शुरुआत की थी। तो चलिए हम आगे गौरांग जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। गौरांग जी, आपके काम के बारे में बताइए। अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसके लिए भी कि हमको सरकार को भी इसके बारे में एक ज्ञापन देना है कि थैलेसीमिया के लिए कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाएं, जैसे बच्चा 18 साल का होता है तब उसका टेस्ट किया जाए, बच्चा कॉलेज में जाता है तब उसका टेस्ट किया जाए, बच्चा कॉलेज से पास आउट हो तो भी मतलब 2-3 जगह उनका टेस्ट हो, जिससे थैलेसीमिया बच्चा पहले से ही मालूम पड़ जाए कि उसको थैलेसीमिया है, जिससे आगे जाके 2 मेजर थैलेसीमिया वाले लोगों का शादी होता है तो उनसे जो बच्चा होता है उसको भी चांसेस थैलेसीमिया होने के ज़्यादा रहते हैं। तो हम पहले से ही उसको फ़िल्टर कर सकें, क्योंकि ये बीमारी जैसे ही रुकेगी तो रुकना तो बहुत मुश्किल है, पर जैसे जैसे हम लोग इसको फ़िल्टर करके कम करते जाएंगे उतना उतना ब्लड की ज़रूरत कम पड़ती जाएगी हमको। तो एक तरफ तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेडीज़ हैं तो हर 4 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका वज़न 50 किलो से ऊपर है और हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर है तो आप हर 3 महीने में, अगर जेंट्स हैं तो ब्लड डोनेट करिए, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप हर 4 महीने में ब्लड डोनेट करिए। दोस्तों, कोई कमज़ोरी नहीं आती। मैं अभी तक खुद 26 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। प्रेरित करिए, हर घर एक रक्तदाता तो होना ही चाहिए। एक मेरे गुरु हैं इस लाइन में, ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने अभी तक 172 बार ब्लड डोनेट किया है। उन्होंने अपनी सरनेम ही बदल दी है। उनका नाम महेंद्र, आगे का नाम शायद कास्ट तो मुझे पता नहीं, पर उन्होंने अपना सरनेम ही लिख दिया है महेंद्र रक्त क्रांति, और वो स्लोगन देते हैं घर घर रक्तदाता हर घर रक्तदाता। और मिशन रक्त क्रांति हिंदुस्तान, जैसे श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, वैसे वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रक्त क्रांति आए। और आर्यवर्त चाहता है कि ऐसे भारत का निर्माण हो जहाँ पर रक्तदाता को पेशेंट ढूंढने पड़े, ना कि पेशेंट को रक्तदाता ढूंढना पड़े। ऐसा किसी को भी ज़रूरत हो तो उसके लिए ब्लड उपलब्ध रहे, कभी भी किसी पेशेंट को ब्लड के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसा हम चाहते हैं कि डोनर को पेशेंट ही ना मिले, इतने सारे डोनर हों। रेडियो पे जो आवाज़ सुन रहे हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल ही देता हूँ मैं। एक राह फाउंडेशन है बापू नगर में, जिनको चला रहे हैं मिस्टर महमूद अंसारी जी, मुर्शिद शेख जी। और आज तक मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो मैंने आंख बंद करके एनी टाइम उनको फ़ोन किया है, और उन लोगों ने जैसे सपोर्ट हो सकता है वैसे। लाल दरवाज़ा में जाहिद शेख जी हैं, कई बार मेरा कुछ इश्यूज़ भी हुए कि ब्लड नहीं मिल रहा है कुछ, तो वो मुझे फ़ोन करते टाइम हेजिटेट नहीं होते हैं और मैं उनको कॉल करते टाइम हेजिटेट नहीं होता हूँ। ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है। इस काम की वजह से जो ब्लड डोनर होता है उनका ब्लड खून का रिश्ता हो जाता है, तो फिर उसमें जब खून का रिश्ता ही हो गया तो भाईचारा फिर अपने आप ही हो गया ना। हम लोगों ने आर्यवर्त की रचना की थी। इसी के साथ साथ हमारा साथ में एक और काम चल रहा था कि जो अनाथ और गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रह रहे थे। जैसे अपने बर्थडे वगैरह हम लोग उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करते थे, साथ ही हर साल उनको हम लोग पिकनिक ले जाते थे। पिकनिक ले जाने में भी 100-200 बच्चों को हम लोग हर साल पिकनिक ले जाते थे। कोरोना के पहले ये सब कंटिन्यू था। फिर कोरोना के बाद हमारे मन में ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना ये बच्चों को हम लोग जो घुमाने ले जाते हैं उसमें हमारा काफ़ी खर्च होता है, तो ऐसा कुछ क्यों ना किया जाए कि जिससे बच्चों का भविष्य बदल सके। तो हमने सोचा कि इन बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए हम लोग इनकी शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो फिर हम लोगों ने इनकी शिक्षा देने के लिए मैंने सोनू मैडम को फ़ोन किया
और उनसे कहा कि आप मतलब ऐसे कुछ स्लम एरियाज़ के बच्चों का पता लगाइए जहाँ पे हम उनको फ्री एजुकेशन दे सकें। ऐसा सोच चली रही थी मेरे दिमाग में, और फिर उसी टाइम मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हुए, और जैसा कि मेरी मम्मी का नाम सरस्वती मिश्रा था तो उन्हीं के नाम से मैंने सरस्वती शिक्षा संकुल की शुरुआत की। और फिर मैडम को जैसे ही मैंने बोला, मैडम ने 2-4 दिन में ऐसे गरीब बच्चे भी ढूंढ लिए और उनको पढ़ाने के लिए जो जगह चाहिए थी वो भी ढूंढ लिया, और फिर ऐसे शुरुआत हुई सरस्वती शिक्षा संकुल की। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। आज की पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग जी के साथ। उनके काम को लेकर और उनकी निजी लाइफ के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। चलिए अब हम बातचीत करते हैं सोनू जी के साथ, जो गौरांग जी के साथ मिलकर काम करती हैं और साथ ही में ड्रॉप आउट हुए बच्चों का री एडमिशन करवाती हैं। तो चलिए हम सोनू जी से मुलाकात करते हैं। स्वागत करना चाहती हूँ 107.8 FM में आपका। बताइए आप हमारे श्रोताओं को कि कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, उस परेशानी से आपने लड़ा है। जैसे कि गौरांग भाई ने अभी आपको बताया कि उनके दिमाग में ख्याल आया कोरोना के बारे में, और कोरोना के बाद जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे पढ़ाई को लेकर, ऑनलाइन स्टडी जो स्टार्ट हुई थी कोरोना में, हम तो हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सकते थे। रिचार्ज भी कोई सस्ता नहीं था, 300 रुपये 400 रुपये का रिचार्ज करवा के बच्चों को पढ़ाना। सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो लोग किताबें तक नहीं लेके दे सकते, स्कूल की फ़ीस तक नहीं भर सकते, उनके लिए तो रिचार्ज, और उस टाइम तो काम धंधे भी बंद थे, तो उस टाइम उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और वो लोग भी पढ़े लिखे थे नहीं कि वो लोग भी बच्चों को पढ़ा पाए, और बच्चों की 2 साल 3 साल तो उनकी पढ़ाई वेस्ट हो ही गई। मतलब 1 साल भी घर पे बैठ गया बच्चा तो उसके दिमाग में से सब निकल गया था। हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी गई मैं जब गौरांग भाई का फ़ोन आने के बाद, और लकीली मैं उस टाइम मैंने जॉब लीव की थी और गौरांग भाई का फ़ोन आया, मैं बिल्कुल फ्री ही थी, तो मैंने बोला फ्री बैठे हैं तो चलो थोड़ी करते हैं दौड़ भाग। और एक दिन मैं ऐसे ही ढूंढने निकल जाती थी, रोज़ मैं कोई मिल जाए मुझे। ऐसा था कि जहाँ पे हमको बच्चे मिलेंगे वहीं पे हमको क्लासेस वहीं पे ही शुरू करने थे, क्योंकि दूर तो फिर बच्चे आ नहीं सकते थे। फिर पहले तो बच्चे ढूंढने में निकली, तो एक दिन एक लेडी थे वो आ रहे थे, उनको देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि हाँ शायद इनके पास कुछ बच्चे हों। उनके साथ बात की, उन्होंने मुझे बोला शाम को फ़ोन करना मैडम, मैं घर पे जाके और मेरे चॉल में बात करूँगी। और शाम को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे दूसरे दिन बुला लिया। हमारी ये सोच थी कि सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चों के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व अगर होते हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ पाएंगे। सोसाइटीज़ के अंदर मतलब उनको ऐसा था कि ऐसे स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं, हमारे यहाँ पे आके गंदा करेंगे हमारी सोसाइटी को, या फिर तो कुछ चोरी वगैरह कर लेंगे। फिर लास्ट में हमने थोड़ा सा मार्केट में एक बिल्डिंग थी, ब्रोकर से बात करके हमें मिल गई जगह, चलो लकी, फिर ऐसे ही हो गया स्टार्ट। मैं यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ये जो सरस्वती शिक्षा संकुल है ये सारा ये मैं देखती हूँ। ये बच्चे ऐसे हैं, इनकी मम्मी जो है वो घर पे बर्तन झाड़ू, लोगों के घर पे काम करना, बेचारे सुबह को चले जाते हैं शाम को आते हैं। बच्चों को क्या है, ये अभी हमारे जो क्लासेस का टाइम जो होता है बच्चे खुद ही रेडी होके आते हैं, इनके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 1 महीना आए उसके बाद खुद ही बंद हो जाते हैं। इनको जाके वापस इनके घरों में उनके पेरेंट्स से शाम को बात करके उनको वापस लेके आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे अचानक से ही कम हो जाते हैं, एक नहीं आया तो दूसरे 4 बंद हो जाएंगे। स्टार्टिंग में इनिशियली हम लोगों को तो जो जिनका रेगुलर 30 दिन की अटेंडेंस होती थी उनके परिवार को हम लोग राशन भी देते थे, तो जिससे उनके मतलब जो फैमिलीज़ हैं उनको खुद रेगुलर भेजें, जो कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़े। तो वो रेगुलर हमारे पास बच्चा आए तब हम लोग कुछ कर पाएंगे ना, तो उसके लिए हम लोगों ने उनके फैमिलीज़ को राशन देना, जिससे हमारी संख्या कुछ टाइम तक बनी रही। पर बीच बीच में होता है कि बच्चे भाग जाते हैं और फिर मैडम को जाना पड़ता है उनको बुलाने के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। आज की पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग जी से और उन्हीं के साथ मिलकर काम करने वाली सोनू जी के साथ। उन्होंने कई सारे ऐसे बच्चों को एडमिशन करवाया जो ड्रॉप आउट हो चुके थे, और आज वो बच्चों की खुशी देखकर खुद पर बहुत गर्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए और उनसे हम बातचीत करते हैं और उनके काम के बारे में जानते हैं। जैसे गौरांग भाई ने बताया, हमने बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करवाए हैं।
यहाँ पे शाहवाड़ी में एक स्कूल है गवर्नमेंट, वहाँ पे हरिनाथ सर हैं, प्रिंसिपल हैं वहाँ के। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। वहाँ पे अभी तक हमने 10 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं। उसमें एक लड़की थी जिसमें मैंने एडमिशन करवाए 10 बच्चों के। उनमें से एक लड़की थी 6 महीने से कंटिन्यू वो बिना एक भी छुट्टी किए आ रही थी। उसके चेहरे पे मैंने कभी स्माइल नहीं देखी थी। वो लड़की कभी हंसी नहीं थी। उसको मैं कई बार पूछती थी, बेटा आप हंसते क्यों नहीं हो, और उसने कभी रीज़न नहीं बताया। पर जब हमने एडमिशन करवाया बच्चों का, वो 10 बच्चों में से वो भी एक लड़की थी। और दूसरे दिन वो लड़की आई यहाँ पे मिठाई लेकर, और उसके चेहरे पे मैंने फ़र्स्ट टाइम उस दिन खुशी देखी। और उसके बाद आज तक लड़की का चेहरा मैं मुस्कुराता हुआ ही देखती हूँ। और मुझे खुद ही समझ आ गई कि वो लड़की असल में हंसती क्यों नहीं थी, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जा रही थी स्कूल में। वो 3 सालों से घर पे बैठी थी। मैं एक नॉर्मली हम काम कर रहे थे, पर ऐसा कुछ देख के हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो खास किया है। अर्ज किया है, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनना सीखो, दर्द की वजह तो हर कोई बन जाता है। दोस्तों, जिस वक्त मैं सोनू जी से बातचीत कर रही थी, उनकी आंखों में बच्चों के प्रति एक मोहब्बत थी, एक इखलाक था, और वो चाहते हैं कि आज के बच्चे पढ़कर आने वाले कल का सितारा बने। दोस्तों, शो के अंतराल में वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, उस पर गौर करते हैं। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि अभी हम हर जगह तो पहुँच नहीं सकते, पर अगर आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनकी स्कूल छूट गई है, तो आप थोड़ी सी भी हेल्प अगर उनको कर दोगे। अगर एक बच्चा सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ पा के कुछ गलत काम करेगा, मेहनत मजदूरी करके शायद वो पूरा ना कर पाए कुछ, तो वो गलत काम ही करेगा। तो मेरा ये लोगों को संदेश है कि अगर आसपास कुछ भी ऐसा दिख रहा है कि हमारे आस पड़ोस में एक पढ़ा नहीं पा रहा है बच्चे को, उसकी हेल्प कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई ऐसा इंसान ढूंढो किसी को, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। अपने समाज को साक्षर बना के रखिए, अपने ही बच्चों की नहीं, आसपास के बच्चों की भी जिम्मेदारी लीजिए। ये मेरा संदेश है लोगों को। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं सब लोग, पर सब लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। आज ही के दिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ रहा था। एक भारत का संविधान जिन्होंने लिखा है, उनको भी शिक्षा के लिए किसी ने मदद की थी। अगर सोचो वो समाज के किसी ने मदद नहीं की होती तो आज हमको हमारे देश के इतने बड़े नायक मिल पाते। तो इन बच्चों में से कौन नया बाबा साहब अम्बेडकर निकले, ये हमारे ऊपर ही है। तो हर व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों से जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। किसी तरह से भी मदद कर सकते हैं। अगर गरीब बच्चा है तो ज़्यादा बच्चों को नहीं, एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हर आदमी के पास किसी को देने के लिए कुछ ना कुछ होता है, तो वो जो जिस लायक आदमी है वो उसकी मदद करे। और दूसरा, ये बच्चे अगर पढ़ लिख के कहीं आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा देश भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं आज की पोजीशन से बहुत आगे बढ़ जाएगा। साथ में ब्लड डोनेशन को लेके देखूं तो ब्लड डोनेशन पे भी सबको जागरूक होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। जागरूक होइए सब लोग जैसे मदद कर सकें, रक्त से तो रक्त से, धन से तो धन से, मन से तन से, जैसे भी हेल्प करनी है समाज को अगर आगे ले जाना है तो हम सबको साथ आना पड़ेगा और साथ मिलके ही देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ है गुलनाज। दोस्तों, आज की हमने पेशकश में बातचीत किया गौरांग जी से, जो ब्लड डोनेशन की सेवा भी आज लगातार कर रहे हैं और उसके साथ साथ आने वाले कल को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को एजुकेशन दिलवा रहे हैं और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें उसकी कोशिश करते हैं। तो आज की पेशकश के बारे में अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उठा लीजिए फोन और हमें कॉल कर जरूर इत्तला कर सकते हैं। ठीक है, नंबर पर हमारा नंबर है 8849749472 पे। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा नंबर 8849749472 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे तक पहुँचा सकते हैं। और साथ ही में आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ, आपकी ही दोस्त यानी कि गुलनाज।